Today we will complete the GIT disorders that are left. First is achlorhydria and the last one is pernicious anemia. So what is achlorhydria? Achlorhydria means when there is an absence of the hydrochloric acid secretion in the gastric juice or in the stomach. As A stands for absence and chlorhydria means HCl. And when there is a condition called hypochlorhydria, इसका क्या मतलब होगा? Hypo means when there is a decrease in the HCl. So chlorhydria is the absence of the hydrochloric acid, and hypochlorhydria is a condition when there is a low level of hydrochloric acid in the gastric juice. Which cells produce the HCl? Are the parietal cell and or oxyntic cell. These are present in the इंट्रम ऑफ द स्टमक, ठीक है, गैस्ट्रिक इंट्रम. अब parietal cells जो है HCl प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है. अब HCl के फंक्शन के the first function of the HCl is kill the harmful bacteria, ठीक है. Activate the zymogen. What are zymogens? Zymogens are the proenzymes, ठीक है. HCl जो है वो proenzymes को convert करता है active enzyme में. For example, pepsinogen is converted into pepsin for the digestion of proteins or peptides. इसके अलावा ये ऑप्टिमम पीएच क्रिएट करेगा स्टमक में ताकि एंजाइम्स जो है वो एक्ट कर सके. थर्ड, इसका लास्ट फंक्शन क्या है? कन्वर्ट्स द फेरिक फॉर्म टू फेरस फॉर्म, सो फॉर द आयरन अब्जॉर्प्शन. अब ये फंक्शंस जो है, अब ये कंडीशन जो है क्लोरहाइड्रिया मींस एब्सेंस है HCl की, तो ये सब फंक्शंस जो है नहीं होंगे. मतलब हार्मफुल बैक्टीरिया के लिए होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाएगी ज़्यादा, ठीक है. सेकंड, हमारे पास एक्टिव एंजाइम नहीं आएगा, पेप्सिन. इंडाइजेशन प्रोटीन की इंडाइजेशन होगी. थर्ड, पीएच जो है वो जो हमें चाहिए पीएच एग्जैक्टली इन द गैस्ट्रिक इंट्रम, वो हमें पीएच नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से एंजाइम एक्टिवेशन नहीं होगी और फर्दर डाइजेशन नहीं होगी. थर्ड लास्ट क्या है? फेरस फॉर्म नहीं होगा, हमारे पास आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा. इसके अलावा parietal cell के फंक्शन क्या है? इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करता है, ठीक है. इंट्रिंसिक फैक्टर इज द फैक्टर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12. उसकी वजह से क्या होगा? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी. सो कोई भी आपके पास सिनेरियो आता है, एमसीक्यू आता है क्लोरहाइड्रिया का, उसमें ये पूछा जा सकता है, ठीक है. पर्नीशियस एनीमिया और क्लोरहाइड्रिया ये इंटरलिंक्ड है. इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं? ठीक है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं. इसके अलावा जिसमें क्या होता है कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं अगेंस्ट दी parietal सेल. एंटी parietal सेल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी और एंटी parietal सेल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी जो कि parietal सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिसकी वजह से HCl प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है. कंडीशन क्या है? क्रॉनिक एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, ठीक है, ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस, ठीक है. इन कंडीशंस के साथ एसोसिएटेड है. इन्फ्लेमेशन होती है पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द स्टमक, जिसकी वजह से parietal सेल एक्टिवेट नहीं होंगे, parietal सेल अपना काम नहीं कर सकते आफ्टर डिस्ट्रक्शन. अनदर कॉज क्या है इसकी? यूज ऑफ एंटासिड्स और द ड्रग्स, ठीक है. एसिड्स जो पेशेंट बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन जो है, यूज ऑफ एंटासिड्स दैट विल डिक्रीज द गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन. कौन सी वो मेडिसिन है? दीज आर H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स. हम पढ़ चुके हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज में ये ड्रग्स का एक्शन पढ़ चुके हैं, मैकेनिज्म क्या है, ठीक है. ये HCl की प्रोडक्शन को डिक्रीज करते हैं ताकि अल्सर फर्दर अल्सर की प्रोग्रेशन ना हो सके, ठीक है. ये जो है ये भी कॉज करते हैं HCl की एब्सेंस में या उसको डिक्रीज कर देते हैं. नेक्स्ट क्या? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन. हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ये बैक्टीरिया ये न्यूट्रलाइज करता है और डिक्रीज करता है एक्सक्रीशन ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड टू एड इन इट्स सर्वाइवल इन द स्टमक, ठीक है. न्यूट्रलाइज करेगा ताकि इसका सर्वाइवल हो सके. रेडिएशन थेरेपी है that will destroy the stomach cells. Gastric bypass surgery that include gastrectomy. इस गैस्ट्रेक्टमी में क्या होता है कि पार्ट ऑफ द स्टमक रिमूव अगर कर दें तो पर्टिकुलर जगह का फंक्शन नहीं हो सकता. प्लेग्रा दैट इज व्हेन द नाइसिन डेफिशिएंसी, B6, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा और द स्टमक कैंसर. ये मेन जो कॉजेज हैं ये आप सिनेरियो में ये क्लोरहाइड्रिया के केसेस में ये एसोसिएट की जा सकती है और पूछी जा सकती है, जैसे पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है. हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज कर जाता है. हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन, स्टमक कैंसर एंड गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, ठीक है. इनमें गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी और पर्नीशियस एनीमिया बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ क्लोरहाइड्रिया.
है। इसके अलावा विद द एजिंग HCl प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाती है, सो ओल्डर पीपल आर मोर ससेप्टेबल टू एक्लोरहाइड्रिया। सिम्टम्स ऑफ रेयर डिजीज दैट इज म्यूकोलिपिडोसिस टाइप 4, इस कंडीशन में भी होता है। इसके अलावा एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस बता चुकी हूँ, बाइकोमास और सोमेटोटिनोमा ट्यूमर्स ऑफ द islet cells of the pancreas, प्लेग्रा लाइसिन डेफिशिएंसी, इसके अलावा क्लोराइड, आयोडीन, जिंक एंड सोडियम डेफिशिएंसी। ठीक है, इनकी डेफिशिएंसी हो तब भी क्लोरहाइड्रिया का शोग्रान सिंड्रोम डिस्ट्रॉय द मॉइस्चर प्रोड्यूसिंग एंजाइम। मेनिटेरियर डिजीज, अब पर्निशियस एनीमिया में क्या होता है, एंटीबॉडीज प्रोडक्शन होती है अगेंस्ट द पाइटल सेल्स दैट विल डिक्रीज द दैट विल डिस्ट्रॉय द पाइटल सेल्स। हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन में क्या होगा, स्लोइंग ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट। हेलिकोबैक्टर पाइलोराई इन्फेक्शन होगा तो वो क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा एसिड को एंड डिक्रीजेस द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड टू एड इट्स सर्वाइवल इन द स्टमक। हाइपोथायराइडिज्म में आयोडीन डेफिशिएंसी आती है। मेनिटेरियर डिजीज में क्या होगा, हाइपरप्लेसिया होता है ऑफ द म्यूकस सेल्स इन द स्टमक आल्सो कॉजिंग द एक्सेस प्रोटीन लॉस लीडिंग टू हाइपोअल्बुमिनिया। इसके अलावा सोमेटोस्टेटिनोमास और म्यूकोलिपिडोसिस में भी एक्लोरहाइड्रिया होता है, लेकिन ये रेयर कॉजेज हैं। आपने मेन जो याद रखनी है वो है पर्निशियस एनीमिया, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, गैस्ट्रेक्टमी, ये कॉजेज मेन ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। सिम्टम्स क्या हैं, nausea, vomiting, sense of fullness during and after meals, bloating होगी, loss of appetite, indigestion होगी, mild diarrhea हो सकता है इसमें, ठीक है, और एपिगेस्ट्रिक पेन होगी। एपिगेस्ट्रिक पेन मेनली मेंशन की होती है, माइल्ड डायरिया मेंशन किया होता है, सेंसिटिविटी ऑफ स्पाइसी फूड और अनडाइजेस्टेड फूड इन द स्टूल, बॉडी एक्स एंड पेन्स ड्यू टू द विटामिन डी डेफिशिएंसी। मैल अब्जॉर्प्शन की वजह से विटामिन डी, कैल्शियम इनकी अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। ठीक है, ये मेन आपने सिम्टम्स याद रखने, पेशेंट ऐसे प्रेजेंट करेगा। एब्डोमिनल पेन, डायरिया, ठीक है, impaired protein digestion होगी due to the inhibition of activation of pepsin, bacterial overgrowth resulting in the diarrhea, particular risk of particular infections, nutritional deficiency due to the malabsorption of basic electrolytes, vitamin deficiency, iron deficiency anemia, because HCl causes the iron absorption that it converts the ferric to ferrous form. Chlorhydric patients can suffer from stomach pains caused by the indigestion of food or the digestion of food that is not properly broken down by the gastric acid. डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं, गैस्ट्रिक एसिड स्क्रीशन टेस्ट करेंगे, स्टमक पीएच टेस्ट, पीएच को मॉनिटर करेंगे, ठीक है, इससे हमें आइडिया हो जाएगा। स्टमक बायोप्सी, पाइटल सेल एंटीबॉडीज हम मेजर करेंगे, मेनली जो आजकल ज़्यादातर टेस्ट होते हैं पाइटल सेल एंटीबॉडीज मेजर करते हैं। ब्लड टेस्ट सीबीसी करवाएंगे जिसमें इन्फेक्शन को हम रूल आउट कर सकते हैं, एनीमियाज को हम रूल आउट कर सकते हैं। 90% of all the patients with the chlorhydria have detectable antibodies against the hydrogen potassium ATPase proton pump. The diagnosis is made if the gastric pH remains high. ठीक है, आपको पता है एसिडिक pH होती है स्टमक की, pH जो होती है इनमें ज़्यादा आती है इन पेशेंट्स में। क्लोरहाइड्रिया के केस में pH remains high greater than 4 despite maximum pentagastrin stimulation. pentagastrin क्या है, कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ गैस्ट्रिन है, इसमें हम पेशेंट को देते हैं, लेकिन फिर भी pH जो है वो बेसिक साइड पर ही greater than 4 आती है, इससे हम डायग्नोज कर सकते हैं। हाई गैस्ट्रिन लेवल्स आर ऑफन डिटेक्टेड, इंक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, इसलिए कि गैस्ट्रिन जो है उस हाई लेवल्स क्यों आ रहे हैं गैस्ट्रिन के, इसलिए कि उसको पाइटल सेल भी नहीं मिल रहे कि वो एक्ट कर सके। Pentagastrin, what is pentagastrin? Is synthetic polypeptide that has effects like gastrin. मैनेजमेंट क्या, हम एंटीबायोटिक्स देंगे इसमें, ठीक है, टू ट्रीट दी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो ज़्यादा बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो जाती है उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स देंगे, मल्टीविटामिन देंगे, विटामिन डेफिशिएंसीज जो है उसको कवर अप करने के लिए विटामिन B12 देंगे, इंजेक्टेबल फॉर्म में, ओरल फॉर्म में, कैल्शियम, विटामिन डी, एंड द विड्रॉल ऑफ द ड्रग्स दैट कॉजिंग द डिक्रीज HCl that leads to blockers and proton pump inhibitors. Give anti histamine. अब हिस्टामिन क्यों दे रहे हैं, आपको पता है हिस्टामिन हमने पढ़ा था पैराट्राइन न्यूरोट्रांसमीटर्स में कि एक्टिवेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ऑन ईटिंग विल इंक्रीज द एसिटाइलकोलिन that will combine with the enterochromaffin cells and that will release histamine. अब histamine ने एक्ट करना है पाइटल सेल पे, पाइटल सेल ही जब डैमेज होंगे या सर्जरी की वजह से एब्सेंट होंगे
तो उन्हें पाइटल सेल नहीं मिलेंगे जिसके वजह से हिस्टामिन लेवल जो है इंक्रीज कर जाएगा। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस तो होना होता है ना, जैसे HCl कम हुआ है तो पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से हिस्टामिन इंक्रीज कर रहा है, तो हम एंटी हिस्टामिन देंगे ताकि वो हिस्टामिन जो है अपने इफेक्ट्स ना कर सके। एसिडिफाइंग एजेंट्स देंगे जिसमें बिटेन HCl प्लस पेप्टिन बेस ये HCl प्रेपरेशन होती है, ये पेशेंट्स को होती है। मींस परमानेंटली क्योर नहीं है, लेकिन हम उसको सिम्टम्स को हमने कवर अप करना होता है। एसिडिफाइंग एजेंट अवॉइड सोडास, ठीक है, जिनमें बाइकार्बोनेट होते हैं, तो ताकि वो फर्दर जो न्यूट्रल फर्दर एसिड जो प्रेजेंट है ऑलरेडी उसको न्यूट्रलाइज ना कर सके। विटामिन B12 इंजेक्शंस देंगे टू ट्रीट द पर्निशियस एनीमिया। Bacterial overgrowth can be treated with antibiotics, ciprofloxacin, metronidazole, amoxicillin, clavulanic acid, limiting the number of the surgeries of gastric ulcer, preserving the interim of the stomach responsible for HCl excretion. Treatment focuses on addressing the underlying cause. कोई भी underlying cause जो उसको हमने treat करना, for example, hypothyroidism, pernicious anemia in सब। With Helicobacter pylori induced chlorhydria antibiotic treatment is usually prescribed. कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? वही विटामिन B12 डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन कैल्शियम की डेफिशिएंसी, ऑस्टियोपोरोसिस, बोन फ्रैक्चर हो सकता है, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ सिंड्रोम, ये सिंड्रोम हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। Second disease is pernicious anemia, in which there is a vitamin B12 deficiency. Pernicious अब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी क्यों हो रही है बॉडी में? या तो वो डाइट नहीं ठीक ले रहा, ठीक है, सेकंड कोई डिजीज है, ठीक है, पर्निशियस एनीमिया जो है ये खुद ही ऑटोइम्यून डिजीज है। थर्ड क्या है? मैल एब्जॉर्प्शन, उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही, इस वजह से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो रही है। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, क्या कॉज हो सकता है? इसमें प्राइटल्स, मैंने आपको पहले बताया ये ऑटोइम्यून डिजीज है, ठीक है, इसमें एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी अगेंस्ट द प्राइटल सेल एंड इंट्रिंसिक फैक्टर, जिसकी वजह से जो डिस्ट्रॉय करेंगे इंट्रिंसिक फैक्टर को और प्राइटल सेल्स को, जिसकी वजह से विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। एज यू नो दैट इंट्रिंसिक फैक्टर helps in the absorption of vitamin B12 in the ileum. अब एब्जॉर्प्शन और स्टोरेज जो है विटामिन B12 की कैसे होती है? अब हम डाइट में हमने हमने डाइट लिया, उसमें विटामिन B12 है, ठीक है, विटामिन B12 जो है स्टमक में जाएगा और स्टमक में आर प्रोटीन प्रेजेंट है, आर प्रोटीन दैट इज बाइंडिंग प्रोटीन विटामिन B12 के साथ बाइंड कर जाएगा। अब इंट्रिंसिक फैक्टर भी रिलीज हो रहा है, ठीक है, प्राइटल सेल से। अब ये जब इंटेस्टाइन में जाएंगे, इन द ल्यूमेन ऑफ द इंटेस्टाइन, तो इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो रिप्लेस हो जाए, इंट्रिंसिक फैक्टर जो है रिप्लेस कर देगा आर प्रोटीन को और विटामिन B12 के साथ बाउंड कर जाएगा। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? पीएच जो है वो 8 होनी चाहिए, ठीक है, स्टमक इंटेस्टाइन में बेसिक पीएच होती है, उस पीएच में ये रिप्लेस कर देता है इंट्रिंसिक फैक्टर जो आर प्रोटीन को, और ये बाइंडेड फॉर्म में ये जो कॉम्प्लेक्स है इंट्रिंसिक फैक्टर कोबोलामिन कॉम्प्लेक्स travels to the intestine and bind with the receptor cubilin that is present on the surface of the mucosal cell in the terminal ileum. फिर ये एंटेरोसाइट्स में एंटर हो जाता है, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है एंटेरोसाइट्स में टू दी प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में किस प्रोटीन के साथ बाइंड कर रहा है? ट्रांसकोबुलामिन 2 के साथ, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर, दैट कैरीज द विटामिन B12 टू द टिश्यू फॉर यूटिलाइजेशन। इस तरह ये प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो रही है और ट्रांसफर हो रही है विटामिन B12 की टू द टिश्यूज फॉर यूटिलाइजेशन। कौन सी प्रोटीन है? फर्स्ट इज द glycoprotein, R protein और heptocorin that is present in the stomach. Second is the intrinsic factor जो कि small intestine से ही आ रहा है, सॉरी स्टमक से ही आ रहा है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब पेंक्रियाटिक एंजाइम होते हैं फॉर दी जब स्क्रीट आउट होते हैं फ्रॉम द पेंक्रियाज, तो पीएच जो है 8 हो जाती है और फिर इंट्रिंसिक फैक्टर जो है रिप्लेस कर देता है और कॉम्प्लेक्स क्या बनता है? इंट्रिंसिक फैक्टर कोबोलामिन कॉम्प्लेक्स। वो अटैच करेगा क्यूबिलिन के साथ, रिसेप्टर क्यूबिलिन के साथ ऑन द सरफेस ऑफ म्यूकोजल सेल इन द टर्मिनल आइलियम, और फिर वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करेंगे एंटेरोसाइट्स टू द प्लाज्मा, और प्लाज्मा में किसके साथ बाइंड करेगा? ये ट्रांसकोबुलामिन के साथ, ट्रांसकोबुलामिन 2। लिवर जो है वो स्टोर करता है एक्सेस ऑफ द विटामिन B12। अब विटामिन B12 की लिवर में इतनी स्टोरेज होती है कि वो 3 इयर्स तक बॉडी को प्रोवाइड कर सकता है। इसलिए विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जो है वो
काफ़ी सालों बाद पेशेंट में सिम्टम्स आती हैं, इसलिए कि वो जो स्टोर्ड फॉर्म होती है लीवर की वो प्रोवाइड करती रहती है बॉडी को वाइटामिन B12। Vitamin B deficiency takes years to become manifest. Even all the dietary, अगर dietary intake भी हम ना लें और mal absorption भी नहीं हो रही, फिर भी काफ़ी सालों तक बॉडी को विटामिन B12 लिवर प्रोवाइड करता रहता है। और कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकती है? फर्स्ट इज द प्रेगनेंसी, सेकंड वुमेन यूजिंग द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, थर्ड फिश स्टे फॉर्म इन्फेक्शन, फोर्थ इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ द आइलियम। आपको पता है डाइजेशन एब्जॉर्प्शन होती है आइलियम के पार्ट में, अगर वही इन्फ्लेम्ड होगा तो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकेगी कॉम्प्लेक्स की। देन पेंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी, अब पेंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी होगी तो आइलियम में वो पीएच मेंटेन नहीं होगी, एट कन्वर्ट दी कॉम्प्लेक्स और विटामिन B12 और प्रोटीन टू विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसलिए pancreatic insufficiency in the patients with myeloma, paraproteins can interfere with the vitamin B12 in hypochlorhydria in elderly patient in patient, ये भी ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये हिस्ट्री में सिनेरियो में मेंशन हो सकते हैं, जिससे आपने डिटेक्ट करना है कि ये पर्निशियस नहीं है। फिश टेपॉम इन्फेक्शन इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ आइलियम, पेंक्रियाटिक इंसफिशिएंसी, एल्डरली पेशेंट होगा, सेकंड गैस्ट्रिक सर्जरी और आईएल सर्जरी इन केसेस में भी, ठीक है। और पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी और फर्दर अनदर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स अगर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, विटिलाइगो, एडिसन डिजीज, फैमिली हिस्ट्री हो पर्निशियस लीवर की। डेली रिक्वायरमेंट जो है विटामिन B12 की इन एडल्ट्स इज 1 to 2 माइक्रोग्राम, ठीक है। इसको हम एंटी पर्निशियस फैक्टर भी कहते हैं, विटामिन B12 को हम एंटी पर्निशियस फैक्टर भी कहते हैं बिकॉज इट्स डेफिशिएंसी कॉजेस पर्निशियस एनीमिया। Vitamin B12 deficiency is required. Vitamin B12 is required for the synthesis of the DNA and maturation of the nucleus and the cell, ठीक है। RBC की maturation कर रही है, DNA की synthesis कर रही है, जिसकी वजह से अगर deficiency होगी तो maturation नहीं होगी, RBC की proper जो है वो cells नहीं बन पाएंगे, ठीक है। megaloblasts produce होंगे and और ये बहुत fragile होते हैं, ये macrocytes होते हैं, ये megaloblasts होते हैं। So reduction in the cell domain. For the synthesis of the red blood cells, we need adequate stores of iron, amino acid, vitamin B6, and vitamin B12. So, and vitamin B12 is a water-soluble vitamin, and it is not produced by our body, so it must be the component of our diet. और ये किन इसके सोर्सेज क्या हैं? मीट है, मेनली मीट होता है इसमें, फिश है और एग्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। Our body liver stores vitamin B12 for up to 3 years of use. अब जो पीपल जो बिल्कुल वेजिटेरियन डाइट, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट पे होते हैं, उनको विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो जाती है और वो कुछ सालों के बाद भी होता है। ये सारा मैं बता चुकी हूँ। इसके अलावा वेजन डाइट के अलावा मेन जो है सिलिएक डिजीज। सिलिएक डिजीज जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन की हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, डिजीज है। इसमें भी मैल एब्जॉर्प्शन होती है जिसकी वजह से विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होती और डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा टेक होम, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कॉजेज में। इसके अलावा साइंस में हमें पेल स्किन मिलेगी, ठीक है, और स्मूथ रेड टंग। पेशेंट्स आर यूजुअली एनीमिक, फोलेट रिसाइक्लिंग इज इम्पेयर्ड, ठीक है। इन पेशेंट्स में आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया भी होता है, इसके अलावा फोलेट डेफिशिएंसी भी होती है। साइंस में स्मूथ टंग, विटिलाइगो, विटिलाइगो क्या होता है इसमें? अनपिगमेंटेड एरियाज होते हैं स्किन में। इसके अलावा पायरेक्सिया, एंगुलर काइलोसिस, ये जो स्मूथ रेड टंग है। वेट लॉस, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होती है, सबसे मेनली जो होगी ना मेलेज होगी, फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट एंड पैरेस्थीसिया, दैट इज न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, जिसमें नमनेस होती है। पेशेंट कहता है कि मेरे हाथ पैर सून होते हैं। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में, ठीक है, मूड, इसके अलावा
मूड एंड कॉग्निटिव चेंजेस आती हैं, विजुअल चेंजेस आती हैं, लॉस ऑफ वाइब्रेशन सेंस एंड प्रोप्रियोसेप्शन, मीन्स देयर इज एन पेशेंट सेंस नहीं कर सकता पोजीशन और मूवमेंट को, दैट इज कॉल्ड प्रोप्रियोसेप्शन। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ये सबसे मेन पॉइंट है, मैंने आपको बताया पेरिफेरल न्यूरोपैथी में नंबनेस और पैरेस्थीसिया, ठीक है। और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में क्या आता है, मूड एंड कॉग्निटिव चेंजेस, मेमोरी लॉस होता है। हम किस तरह डायग्नोस करते हैं, सबसे पहले जो हम टेस्ट करेंगे वो एंटीबॉडी टेस्ट करेंगे, ठीक है। 90% ऑफ द केसेस में गैस्ट्रिक ब्राइटल सेल एंटीबॉडीज हमें मिलेंगे सीरम में, इसके अलावा इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडीज। हम ब्लड फिल्म लेंगे जिसमें मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया की पिक्चर आएगी, इसमें दूसरा हम सीबीसी करवाएंगे, सीबीसी में हमें फाइंडिंग्स क्या मिलेंगी, हीमोग्लोबिन कम होगा, ठीक है, एनीमिया होगा, इसके अलावा मीन सेल वॉल्यूम ज़्यादा होगा। एरिथ्रोसाइट काउंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ब्लड फिल्म में आप क्या देखेंगे, ओवल मैक्रोसाइटोसिस, पाइकिलोसाइटोसिस, रेड सेल फ्रेगमेंटेशन एंड न्यूट्रोफिल हाइपर सेगमेंटेशन। न्यूट्रोफिल हाइपर सेगमेंटेशन जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें मैगैलोब्लास्ट होंगे, ल्यूकोसाइट काउंट लो होगा, प्लेटलेट काउंट लो हो सकता है या नॉर्मल हो सकता है, इसमें सीरम फेरेटिन लेवल भी एलिवेट करेगा और प्लाज्मा लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज भी एलिवेट करेगा। ये जो मैगैलोब्लास्ट होते हैं ये मैंने आपको बताया ये फ्रेजाइल होते हैं, हीमोलिटिक एनीमिया इन केसेस में होता है, जब ये फ्रेजाइल होते हैं, रप्चर होते हैं तो हीमोग्लोबिन रिलीज होगा तो उसकी डिग्रेडेशन की वजह से आयरन लेवल जो है बॉडी में वो इंक्रीज कर जाएगा, फेरेटिन लेवल जो है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज इंक्रीज कर जाएगा, बिलीरुबिन लेवल ज़्यादा आ सकता है। ये पिक्चर है, इसमें न्यूट्रोफिल हाइपर सेगमेंटेशन होती है। मेन पॉइंट जो है इसका ये प्रॉपर आरबीसी की फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है, रेड सेल प्रोडक्शन नहीं होती ड्यू टू द इनहिबिशन ऑफ द डीएनए सिंथेसिस। When the DNA synthesis is impaired, the cell cycle cannot progress from G2 growth stage to mitosis stage. That will lead to the cell growth without division, which present as macrocytosis or megaloblast. बताइए हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। चिलिंग टेस्ट जो है ये पर्नीशियस एनीमिया के केस में पहले किया जाता था, अब नहीं किया जाता, इसलिए कि इसमें जो है रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स यूज़ किए जाते हैं और इसके अलावा इंट्रिंसिक फैक्टर भी इसमें यूज़ किया जाता है। इस टेस्ट में होता क्या है कि सबसे पहले पेशेंट को ओरल वाइटामिन B12 देते हैं प्लस इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ वाइटामिन B12 देते हैं। अब ये करता क्या है, सबसे पहले इंट्रामस्कुलर वाइटामिन B12 जो है वो तो जाकर रिसेप्टर्स को लग जाएगा, ठीक है। और सेकंड जो रेडियो एक्टिव हम स्टेज 1 में ये ओरल रेडियो एक्टिव वाइटामिन B12 दे रहे हैं, ये यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। अगर तो एब्जॉर्प्शन ठीक हो रही है, अगर एब्जॉर्प्शन ठीक है तो रेडियो लेवल वाइटामिन B12 जो है यूरिन में एटलीस्ट 10% आएगा नॉर्मल पेशेंट्स में जिनमें एब्जॉर्प्शन ठीक हो रही है। लेकिन अगर जिन पेशेंट्स में यूरिन में लेवल कम आएगा रेडियो लेवल वाइटामिन B12 का, तो उससे हम कहेंगे कि इसमें कोई इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन है जिसकी वजह से लेवल यूरिन में कम हो। स्टेज 2 में क्या करते हैं हम, Stage 2 में जब if an abnormality is found that the vitamin B12 in the urine is only present in low levels, the test को हम एक तरह से रिपीट करना होता है, इसमें हम एडिशनल ओरल इंट्रिंसिक फैक्टर देते हैं, ठीक है। अब जब हम इंट्रिंसिक फैक्टर देते हैं, अगर सेकंड यूरिन कलेक्शन जो है नॉर्मल आता है, मींस अगर जो है इंट्रिंसिक फैक्टर अगर तो उसकी एब्जॉर्प्शन ठीक हो रही है, मतलब इंट्रिंसिक फैक्टर हमने दिया है, ठीक है, उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन हो जाती है और लेवल जो है हमें नॉर्मल आता है, दैट इज 10%। तो तो हम कहेंगे कि भाई अगर तो लो लेवल रिजल्ट ऑन द सेकंड टेस्ट इम्प्लाइज दैट देयर इज एन एबनॉर्मल इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन, दैट इज मैल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। उसकी मैल एब्जॉर्प्शन की फर्दर कॉजेज हो सकती हैं सिलरी डिजीज, सिलियक डिजीज और बिलरी डिजीज, ऐसे हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि इधर मैल एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम है कि इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी है। मैल एब्जॉर्प्शन हम तब फाइनल करेंगे जब हम इंट्रिंसिक फैक्टर भी दे रहे हैं लेकिन फिर भी एब्जॉर्प्शन नहीं आ रही,
और एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही और यूरिन में जो है वो लेवल आ रहा है। मैनेजमेंट इसकी हम क्या करेंगे, प्रिवेंट कैसे हम करते हैं, पेशेंट की डाइट से हम इसको कंट्रोल करेंगे। इसके अलावा वाइटामिन की वाइटामिन सप्लीमेंट्स देंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स, मीट, इसमें सब आ जाता है। इसके अलावा हम पेशेंट को काउंसिल करेंगे कि वो एनसिड्स जो है वो ना लें, जिसमें एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनिक आती है। इसके अलावा एंटासिड्स जो है, प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स, H2 ब्लॉकर्स, इन सब का विड्रॉल करवा लेंगे इन ड्रग्स का। अब इसको कवर करने के लिए हम इसके अलावा परनीशियस एनीमिया, विटामिन B12 डेफिशिएंसी को कवर करने के लिए हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देंगे विटामिन B12, और ओरल फॉर्म में भी हम दे सकते हैं। ठीक है, अब इस किस तरह इंजेक्शन हम इसके देते हैं, इसमें हम 1 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर हाइड्रोक्सीकोबुलामिन देते हैं, 3 इंजेक्शंस वीकली फॉर 2 वीक्स। ठीक है, और फिर मेंटेनेंस डोज देते हैं 3 इंजेक्शंस मंथली। ये लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है, मीन्स प्रॉपरली इसका परमानेंट क्योर नहीं है। इसको हम इसी तरह मैनेज करते हैं विद हाई डोजेस ऑफ ओरल विटामिन B12 एंड इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ साइनोकोबुलामिन। विटामिन B12 डेफिशिएंसी को विटामिन B12 डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के बाद हम फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी को भी ट्रीट करते हैं। ठीक है, पहले लेकिन हमने पहले हमने विटामिन B12 को ही क्योर करना है, सॉरी ट्रीट करना है। अगर हमने फॉलिक एसिड दे दिया तो उससे जो प्रॉब्लम्स आ रही है पर्निशियस एनीमिया की वजह से, जो हेमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो तो मास्क कर देगा फॉलिक एसिड को, जब हम डेफिशिएंसी को जब हम कवर अप करेंगे। लेकिन मेन जो डेफिशिएंसी है वो क्योर नहीं हो पाएगी। इसकी वजह से ये there is a complication called subacute degeneration of spinal cord that will occur with the deficiency of severe deficiency of vitamin B12. Prognosis care, person with the well treated pernicious anemia can live a healthy life. Otherwise, permanent neurological damage occur, excessive fatigue, depression, memory loss, and other complication will occur. Thank you so much. कोई प्रॉब्लम?